गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, जीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर है प्लेटो। और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना है और प्लेटो ने इसकी स्थापना के लिए एक सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया है। प्लेटो के राजदर्शन का प्रमुख आधार यह विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है और शिक्षा इस सद्गुण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। प्लेटो का विश्वास है यदि सद्गुण ज्ञान है तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा के सिद्धांत एवं उसकी योजना पर अत्यंत विस्तृत रूप से विचार किया है। रिपब्लिक की लगभग 4 पुस्तकों में प्लेटो ने अपना ध्यान प्रमुख रूप से एक आदर्श राज्य के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करने पर ही केंद्रित किया है। प्लेटो के द्वारा शिक्षा को जो इतना महत्व दिया गया है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए रूसो कहते हैं रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा पर लिखा गया ऐसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एवं समाज के उत्थान में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान है और इस अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय ज्ञान अर्थात शिक्षा है। इस संबंध में प्लेटो का यह कथन महत्वपूर्ण है, शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो इस प्रकार है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र वस्तुगत जगत का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, अपितु इस वस्तुगत जगत के मूल में निहित सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा आत्मा में बाह्य रूप से ज्ञान का प्रवेश नहीं कराती है। मानव आत्मा के पास स्वयं ज्ञान चक्षु होता है। शिक्षा तो उस ज्ञान नेत्र का रुख प्रकाश की ओर आकर्षित करती है। शिक्षा ऐसा वातावरण निर्मित करती है कि आत्मा का यह ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो सके। प्लेटो के अनुसार शिक्षा आत्मनेत्र को प्रकाशोन्मुख करती है। प्लेटो ने शिक्षा को मानव मस्तिष्क के विकास का प्रमुख साधन माना है और इस संबंध में उसकी प्रमुख मान्यताएं इस तरह है। प्लेटो के अनुसार मानव मस्तिष्क सदैव क्रियाशील रहता है, अतः यह वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करता है। शिक्षा का कार्य ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करना है कि मानव मस्तिष्क की सक्रियता सद्गुण की ओर आकर्षित हो, उसका पालन करे। मानव मस्तिष्क की यह विशेषता है कि वह अपने ही द्वारा निर्मित वस्तुओं के अध्ययन में अधिक विकसित होता है। इस संदर्भ में प्लेटो का मानना है कि विद्याओं के क्षेत्र में मानव मस्तिष्क का सर्वोच्च उत्पादन दर्शन है तथा संस्थाओं के क्षेत्र में राज्य है। जब शिक्षा द्वारा मानव मस्तिष्क को दर्शन एवं राज्य संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है तो उसके मस्तिष्क का पर्याप्त विकास भी होता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के जो विभिन्न पक्ष और उद्देश्य हैं वो इस प्रकार है। शिक्षा व्यक्ति, समाज व राज्य से संबंधित है, परंतु सभी स्तरों पर शिक्षा का नैतिक उद्देश्य है सद्गुण की वृद्धि करना। शिक्षा सद्गुण में वृद्धि करती है और व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बनाने में सहायक होती है। शिक्षा का जो सामाजिक पक्ष और उद्देश्य है वो यह है कि यह विभिन्न सामाजिक वर्गों में उचित तालमेल स्थापित करती है और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। जो राजनीतिक पक्ष और उद्देश्य है
वह यह है कि शिक्षा व्यक्ति एवं राज्य के हितों में सामंजस्य स्थापित करती है। यह व्यक्ति को सद्व्यक्ति बनाने के साथ ही सद्नागरिक भी बनाती है। यह वैयक्तिक नैतिकता तथा सार्वजनिक नैतिकता में एकता स्थापित करके राज्य की एकता व स्थायित्व को मजबूत करती है। शिक्षा ही यह सिद्ध करती है कि दर्शन को राजनीति का पथ प्रदर्शन करना चाहिए तथा शासन का कार्य दार्शनिक राजा को ही करना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन से संबंधित माना है, क्योंकि शिक्षा का संबंध शरीर और आत्मा दोनों से ही है, इसलिए इसे जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के दो पक्ष हैं, सिद्धांत व प्रयोग, और वह इन दोनों ही प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो का मत है कि विद्यार्थी को पहले सैद्धांतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तत्पश्चात प्रयोगात्मक शिक्षा। अब देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की है, उसके स्तर और पाठ्यक्रम दोनों पर तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा नगर राज्यों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि प्लेटो की शिक्षा योजना पर इन नगर राज्यों की शिक्षा योजना का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, परंतु इसका मुख्य भाग स्वयं प्लेटो की देन है और इस दृष्टि से प्लेटो में मौलिकता का तत्व दिखाई देता है। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य सद्गुण की वृद्धि माना है और उसे न्याय एवं आदर्श राज्य की स्थापना का एक सकारात्मक साधन माना है। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया है, परंतु स्पष्टतः प्लेटो ने 6 वर्ष की आयु से 50 वर्ष तक की आयु से संबंधित शिक्षा योजना का विवरण दिया है, जो इस प्रकार है। अपनी शिक्षा योजना को प्लेटो ने 2 स्तरों में विभक्त किया है, पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शिक्षा का प्रथम स्तर। शिक्षा के प्रथम स्तर का संबंध 6 वर्ष की आयु से 20 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों से है और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस तरह है। शिक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होगी। इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। विद्यार्थियों को देवी देवताओं की इस तरह की कथाएं सुनाई जाएगी जो प्रेम, सत्य, दया, अनुशासन आदि सद्गुणों में वृद्धि करे। उन्हें नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगले 6 वर्षों यानी कि 12 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को मुख्यतः व्यायाम व संगीत की शिक्षा दी जाएगी, जिससे आत्मशक्ति और विचार शक्ति का उनमें विकास हो। 18 से 20 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को अर्थात 2 वर्ष सैनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थियों में शौर्य, साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे राज्य की रक्षा में सहायक होंगे। अब शिक्षा का द्वितीय स्तर यानी उच्च शिक्षा। प्रथम स्तर की शिक्षा प्राप्ति के दौरान जो विद्यार्थी विशेष रूप से प्रतिभावान दिखाई देते हैं, उन्हें ही केवल द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्लेटो की उच्च स्तरीय शिक्षा का क्षेत्र संकुचित था। ये शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक बनने वालों के लिए है। द्वितीय स्तर की शिक्षा पुनः 2 उप स्तरों में विभाजित होती है, एक 20 से 30 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए और दूसरी 30 से 35 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। पहले 20 से 30 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ये 10 वर्ष तक चलने वाली शिक्षा है। इसके पाठ्यक्रम में गणित, जिसमें अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष तथा स्वर विद्या को प्रमुख स्थान दिया गया है। स्वर विद्या का संबंध अनेकता में एकता प्राप्त करने से है। इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने में असमर्थ विद्यार्थी को सैनिक वर्ग में वापस भेज दिया जाता है या राज्य के सामान्य प्रशासनिक पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है। 30 से
35 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा है उसमें 30 वर्ष की आयु में होने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को अब 5 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाती है और इसके पाठ्यक्रम के जो प्रमुख विषय हैं वो है द्वंद्ववाद तथा दर्शन। प्लेटो के अनुसार 35 वर्ष की आयु में इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद ही दार्शनिक शासक अथवा पूर्ण अभिभावक बनने की आशा की जा सकती है। अब है दार्शनिक शासक का व्यवहारिक प्रशिक्षण। 35 वर्ष तक की आयु तक विद्यार्थियों को पूर्ण सिद्धांतिक शिक्षा दी जाती है और अब उन्हें 35 से 50 वर्ष की आयु तक व्यवहारिक ज्ञान तथा क्रियात्मक अनुभव प्रदान किया जाता है। वस्तुतः वह इस 15 वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान ही राज्य की सेवा करके शासन की कला में योग्यता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु में प्लेटो के अनुसार सही अर्थ में दार्शनिक शासक के बनने की प्रक्रिया पूरी होती है और उसे दार्शनिक शासक वर्ग में शामिल किया जाता है। प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष की आयु के बाद भी आत्म साक्षात्कार तथा अंतिम सत्य की खोज के रूप में शिक्षा चलती रहती है। आयु बढ़ने के साथ साथ दार्शनिक शासक अपने उत्तराधिकारियों के लिए राजनीति का क्षेत्र खाली करते जाते हैं और स्वयं अंतिम सत्य के अन्वेषण में लग जाते हैं। इस तरह 50 वर्ष की आयु में सही अर्थ में दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया जब पूरी होती है तब वह राज्य का शासन संभालता है, भावी पीढ़ी की शिक्षा योजना का संचालन करता है, अपने उत्तराधिकारी तैयार करता है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं एवं गुण। फर्स्ट पॉइंट है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता, उसे व्यवसाय के रूप में नहीं बनाना चाहता। उसके अनुसार राजकीय नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों को नहीं बल्कि निजी हितों की सिद्धि करने वाली सिद्ध होगी। प्लेटो ने शिक्षा को अनिवार्य बताया है। उसके अनुसार शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे परिवार अथवा माँ बाप की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। राज्य की ओर से शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल। प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना है और इस दृष्टि से यह वास्तविक और पूर्ण शिक्षा है। शिक्षा को प्राथमिक और उच्च इन दो भागों में विभाजित करना मानव मनोविज्ञान के अनुरूप है। प्लेटो की शिक्षा की योजना मानव मनोविज्ञान के अनुरूप है। उसने विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं जो मानव मनोविज्ञान के अनुरूप है। प्लेटो की शिक्षा योजना मानव मन एवं मस्तिष्क की 3 प्रमुख प्रवृत्तियों वासना या तृष्णा, साहस और विवेक के अस्तित्व को स्वीकारती है और उनके विकास में मदद देती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक विकास पर बल। प्लेटो की शिक्षा योजना सद्गुण ही ज्ञान है के सिद्धांत को स्वीकारती है। प्लेटो शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहता है जो नैतिक उत्थान में सहायक हो। इस दृष्टि से उसने कला व साहित्य के ऐसे अंशों को भी प्रतिबंधित किया जाना उचित माना है जो नैतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से उपलब्ध है। शिक्षा
दोनों के ही प्लेटो समान प्रशिक्षण पर बल देता है, दोनों को ही राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई अंतर नहीं करता। प्लेटो के राज्य में स्त्रियों के लिए भी राजपद के द्वार उसी तरह से खुले हैं जिस प्रकार पुरुषों के लिए खुले हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का यह तत्व ग्रीक पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं सुधार था। शासन के लिए शासक वर्ग की शिक्षा पर बल। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इस विश्वास के साथ प्रस्तुत की है कि इसके द्वारा शासक वर्ग जो दार्शनिक शासक हैं उनका निर्माण संभव होगा। उसकी शिक्षा योजना ऐसे श्रेष्ठ शासकों को निर्मित करने की सामर्थ्य रखती है जो व्यक्तिगत हित की तुलना में सार्वजनिक हित को महत्व दे तथा सुशासन की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हों। और जो लास्ट पॉइंट है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक प्लेटो का अनुकरणीय दृष्टिकोण है। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन के कुछ काल तक सीमित नहीं किया है, अपितु उसने ज्ञान के अर्जन को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। और शिक्षा के बारे में प्लेटो का यह दृष्टिकोण अनुकरणीय है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आधार उसका प्रत्ययवादी दर्शन है और इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है दृश्य जगत से भिन्न एक अंत्य वास्तविकता को प्रकट करना। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा व्यक्ति को सत्य एवं ईश्वर से साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करती है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना। केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही शिक्षा योजना। प्लेटो शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है और उसे आदर्श राज्य का आधार मानता है, परंतु उसने समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा की योजना नहीं बनाई है, यह केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही है। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा की योजना कुलीनतंत्रवादी है और आधुनिक दृष्टि से इसे अप्रजातांत्रिक कहा जाएगा। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। उसकी शिक्षा योजना में राज्य के बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग की पूर्ण उपेक्षा की गई है। प्लेटो द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा प्लेटो के न्याय सिद्धांत से ही मेल नहीं खाती है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार इस वर्ग को भी अपने समस्त कार्य विशिष्टता के साथ करने चाहिए, परंतु शिक्षा व प्रशिक्षण के अभाव में वे कार्य कौशल और विशेषज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकते। जो थर्ड पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम संबंधी दोष। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम सिद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। पाठ्यक्रम में दर्शन और गणित की तुलना में कला और साहित्य की उपेक्षा हुई है और पाठ्यक्रम अत्यधिक लंबा है। शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण उचित नहीं। प्लेटो ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्वीकारा है। इस प्रकार नैतिकता एवं अभिव्यक्ति के क्षेत्र में राज्य को पूर्ण अधिकार प्रदान करना, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। राज्य की नैतिकता ही व्यक्ति की नैतिकता बन जाती है और राज्य साध्य व व्यक्ति साधन बन जाता है। व्यक्तिक विकास का बलिदान। प्लेटो की शिक्षा योजना जो है वो इस तरह से निर्धारित की गई है कि उसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर ही यह शिक्षा योजना केंद्रित है। व्यक्तिक विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। विचारक पोपर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आत्म समीक्षा करना एवं समीक्षात्मक विचारों को जगाना नहीं, अपितु मत शिक्षण है। मस्तिष्क एवं आत्मा को एक ऐसे सांचे में ढालना जिससे कि वे स्वतंत्र रूप से कुछ करने के योग्य न हो सकें। और लास्ट पॉइंट है सच्चे दार्शनिक के निर्माण की कोई गारंटी नहीं। कोई भी शिक्षा योजना एक सच्चे दार्शनिक के निर्माण की गारंटी नहीं दे सकती है, क्योंकि इसके लिए
अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है और जिसका संबंध स्वयं व्यक्ति की अपनी क्षमता से है। यदि यह मान भी लिया जाए कि प्लेटो की शिक्षा योजना सच्चे दार्शनिकों का निर्माण कर सकेगी, तो फिर ऐसे सच्चे दार्शनिकों की राजकार्य में कोई वास्तविक रुचि नहीं रहेगी। वे अंतिम सत्य की खोज और सद्गुणों के विकास में ही लग जाएंगे और उसके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना में इन दोषों के साथ साथ जो अन्य दोष हैं वो ये है कि प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत द्वारा किसी एक वर्ग के सभी व्यक्तियों को एक ही सांचे में ढालना चाहता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह न तो संभव है और न उचित। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत शरीर को आत्मा के पूर्ण नियंत्रण व अनुशासन में रखने का समर्थक है। शरीर यानी इंद्रियां और आत्मा यानी विवेक को पूर्णतः एक दूसरे के विपरीत मानता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इन दोनों के बीच सहज व स्वाभाविक संबंध ही उचित माने जा सकते हैं। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था अपनी प्रकृति से कुलीन वर्गीय अथवा अभिजात तंत्रीय है और शिक्षा के जनतांत्रिक मूल्यों की पूर्ण यह शिक्षा उपेक्षा करती है। अब यदि हम मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों में कुछ दोष हैं, परंतु इसके कुछ ऐसे पक्ष हैं जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। प्लेटो ने शिक्षा को सत्य की खोज का साधन माना है। शासन जैसे जटिल कार्य के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा के महत्व को स्वीकारा है। शिक्षा को व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करने के साधन के रूप में स्वीकारा है और राज्य की एकता व सुदृढ़ता की स्थापना के लिए शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने शिक्षा में शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास को स्थान दिया है। प्लेटो की शिक्षा योजना में उसके शिक्षा संबंधी विवरण में कुछ ऐसे अंश हैं जो आधुनिक युग के अनुकूल है, जैसे प्लेटो द्वारा स्त्री व पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। इसी प्रकार आधुनिक राज्य प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था करना अपना प्रमुख दायित्व समझते हैं और यह प्लेटो की राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा के सिद्धांत का सीमित मात्रा में अनुकरण है। विचारक मैक्सी के अनुसार प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आश्चर्यजनक रूप में आधुनिक लगती है। कुछ ऐसे पक्ष हैं जो आधुनिक युग की दृष्टि से सही नहीं कहे जा सकते। प्लेटो की शिक्षा अपनी प्रकृति से कुलीन वर्गीय है और बहुसंख्यक नागरिकों की उपेक्षा करती है। कला व साहित्य के क्षेत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाती है और राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। परंतु कुल मिलाकर प्लेटो की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में अवगुणों की तुलना में गुण ही दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड में ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।